29 मार्च 1857, जगह बैरकपुर। मंगल पांडे एक भारतीय ब्रिटिश सिपाही ने सेना में चल रही अंग्रेजी नीतियों से तंग आकर ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग और सार्जेंट मेजर हैसन को गोली मार दी। इस सदियों की गुलामी ने हमारे दिमाग पर जंग लगा दिया था, लेकिन जरा सी चर्बी ने सब साफ कर दिया है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे के सैक्रिफाइस ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुलकर बगावत कर दी। जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई और ऐसे शुरू हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये विद्रोह धीरे धीरे बहादुर शाह जफर, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। लगभग 1.5 साल तक ये विद्रोह देश के अलग अलग हिस्से में चलता रहा। ये कोई सामूहिक विद्रोह नहीं था, ये देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडरशिप में लड़ी जा रही थी। कुछ राजा ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, कुछ को ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया और कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसका भविष्य पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। आज़ादी के लिए ये भारत का पहला संगठित विद्रोह था, जिसमें ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे सैनिक, अलग अलग क्षेत्र के शासक और आम जनता ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के गवर्नेंस, मिलिट्री और सोशल पॉलिसीज में कई बड़े बदलाव किए। 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके भारत को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर कर दिया, यानी कि अब भारत ब्रिटेन का एक पार्ट बन चुका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत गवर्नर जनरल की पोजीशन को बदलकर वाइसरॉय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय बनाया गया। सरकारी पदों पर उन लोगों की भर्तियां बढ़ा दी गई जो 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिशर्स के साथ थे, ताकि दोबारा ऐसे विद्रोह ना हो। ब्रिटिश राज अपनी जड़ें और मजबूत करने में लग गए। रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, स्कूल और सरकारी संस्थाएं बनाकर अंग्रेज ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके शासन में देश तरक्की कर रहा है, पर असल में वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनका शासन और मजबूत हो सके। समय बीतता गया, भारत के पढ़े लिखे वर्ग ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने दिया। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के लीडरशिप में इस्टेब्लिश हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम सिर्फ भारतीय लोगों के प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना था, बेसिकली कम्युनिकेशन का एक मीडियम। लेकिन धीरे धीरे आईएनसी के लीडर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, तब आज़ादी की बात तो दूर, भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी सरकारी फैसलों में ना के बराबर था। ये वो समय था जब अमीर घर के लोग पढ़ लिख कर विदेश जा रहे थे, सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे थे और उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता था। पर गरीब लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ना तो उनके पास कोई सुविधाएं थी, ना ही उनके पास अपने हक की बात करने का कोई अधिकार। पहली बार इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया। पहली बार इंडियंस को इलेक्शंस का हक मिला, लेकिन सिर्फ बहुत कम लोग वोट दे सकते थे। सिर्फ अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग एलिजिबल थे, जिसमें लैंडलॉर्ड्स, बिजनेसमैन और टैक्स पेयर्स शामिल थे। सोचो, तब इलेक्शंस में वोटिंग राइट्स का होना भी कितना स्पेशल था। जिसके लिए पॉलिसीज बननी है, उससे ही लीडर्स को चुनने का हक नहीं था। आईएनसी के पास बड़े लीडर्स तो थे, पर अब तक उनका ध्यान सिर्फ पिटीशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातचीत तक ही लिमिटेड था। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इंडियंस को उनके अधिकार दिलवाए थे। शुरू में उन्होंने गोखले जी की सलाह पर भारत का दौरा किया
ताकि उस समय चल रही सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिनेरियोज को समझ सके और फिर धीरे धीरे अपने सत्याग्रह के माध्यम से भारतीयों को उनका हक दिलवाने लगे। चंपारण सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने नील के किसानों को उनका हक दिलाया। खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने अकाल से परेशान किसानों का कर माफ करवाया। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ शांतिपूर्ण स्ट्राइक की मदद से मजदूरों की सैलरी 35% बढ़वाई। 1917 से 18 के बीच इन 3 सत्याग्रह से गांधी जी पूरे देश में एक नए नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। अब तक भारतीयों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला, आईएनसी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातचीत करना, और दूसरा, छोटे मोटे हमले। इन दोनों तरीकों से भी वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे जो गांधी जी के इन सत्याग्रह से आने लग गए। शहरों की तरह ये इंसानी समंदर महात्मा गांधी के पीछे उनकी जय जयकार के नारे लगाते हुए उनके दर्शन के लिए मचल रहा है। उस शक्ति का दर्शन करने जिसने अहिंसा के सहारे उस साम्राज्य को नीचा दिखा दिया जिसकी सीमाओं में सूरज कभी ना अस्त होता। और इन्हीं रीजन से महात्मा गांधी भारत के सबसे बड़े लीडर बनने लगे। इतनी भीड़ भाड़ आज तक किसी सभा में नहीं हुई। लाखों आदमी खादी के सफेद कपड़ों में गांधी जी का उपदेश सुनने के लिए बेताब हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट लगी हुई थी भारत को लूटने में, टैक्स वसूलना, बिजनेस एक्टिविटीज से वेल्थ गेन करना और यहाँ के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना। देश भर में अब लोग शांति से प्रोटेस्ट करके अपने अपने हक की बात करते और अपनी मांगे पूरी करवाते। इससे तंग आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी सबूत के पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। ये रूल इसलिए लाया गया ताकि भारतीय किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट ना कर पाए, ना तो हिंसा के साथ और ना ही अहिंसा के साथ। फिर वही हुआ जो ऑब्वियस था। रॉलेट एक्ट का असली पर्पस लोगों की आवाज दबाना था, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। देश भर में इस एक्ट के खिलाफ क्रांतिकारियों ने प्रदर्शन किया। फिर आता है वो दिन जिसने 1857 की क्रांति के बाद पहली बार पूरे भारत को फिर से जोड़ने का काम किया। 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग, अमृतसर। दिन था बैसाखी का। शहर के सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए। इस एक्ट का विरोध करने के लिए उस समय लोग स्ट्राइक्स कर रहे थे। लोगों में वो डर अब रहा नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर। जनरल डायर को जैसे ही पता चला कि वहां मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसने सबको सबक सिखाने का फैसला किया। और यही वो मोमेंट था जब उसने अपनी ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती कर दी। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग इंजर्ड हुए। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस छिछली हरकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी घटना ने गांधी जी को एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल कर दिया। जहां पहले गांधी जी और आईएनसी के लीडर्स गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करके अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश कर रहे थे, अब सबने गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन करने का फैसला लिया। और यहीं से शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, बहिष्कार, अंग्रेजों की बनाई हर चीज से बहिष्कार, उनके स्कूल्स कॉलेजेस से बहिष्कार, उनके बनाए कपड़ों और सामानों से बहिष्कार, उनकी दी हुई नौकरियों से बहिष्कार। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ नौजवान क्रांतिकारी सामने आए जो आगे इतिहास लिखने वाले थे, कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींद उड़ने वाली थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बाद में भगत सिंह, सभी गांधी जी के शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। ये सभी अपने अपने तरीके से असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, यूथ को मोबिलाइज कर रहे थे, मैगजीन्स पैम्पलेट्स पब्लिश कर रहे थे, जिससे कि भारत के सभी वर्गों को क्रांति के बारे में अवेयर कर सकें
उन्हें क्रांति की इम्पोर्टेंस समझा सके, क्रांतिकारियों की कहानी सभी तक पहुंचा सके और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें अपने साथ इस मूवमेंट में साथ जोड़ सके। डिस्कशन भी खूब होते थे इस मूवमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर, इससे आने वाले रिजल्ट्स को लेकर। लगभग 2 साल तक यह आंदोलन चलता रहा। फिर आता है डेट फरवरी 1922। चौरी चौरा में एक प्रोटेस्ट हो रहा था। पुलिस ने बिना वजह प्रोटेस्टर्स पर हमला कर दिया, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। लोगों का सब्र टूट गया। बदले में प्रोटेस्टर्स की एक भीड़ ने पुलिस पर अटैक किया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कुछ 22-23 पुलिस वाले जलकर मर गए। इस घटना से निराश होकर गांधी जी ने बिना किसी दूसरे से कोई भी डिस्कशन किए रातों रात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने खुद को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर कर लिया। ये फैसला राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पहली बार भारत के युवाओं को एक दिशा मिली थी, पर आंदोलन वापस लेने से अब सब बेसहारा हो चुके थे। जो यंगस्टर्स पढ़ाई लिखाई छोड़कर मूवमेंट से जुड़ गए थे, जिन लोगों ने इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, जिन लोगों ने इस मूवमेंट को अपना सब कुछ दे दिया था, सभी अब कंफ्यूज थे। अब आगे क्या? अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स बन रहे थे। पहले सभी गांधी जी के कहने पर चलते थे, अब डिफरेंट लीडरशिप एमर्ज होने लगी। कई नए क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। जो पहले सिर्फ नेताओं को फॉलो करते थे, वो भी लीडरशिप रोल में आ गए, जिनमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल एक काफ़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां एजुकेशन इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं थी। टुकड़ों टुकड़ों में पत्रिकाओं और अखबारों को पढ़कर उन्होंने खुद को एजुकेट किया और देश की राजनीतिक स्थिति को समझना शुरू किया। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने उन पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था जो देश के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानियां लिखते थे। असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना बिस्मिल और उनके साथियों के लिए बड़ी चिंता का विषय था। दिसंबर 1922 गया में हुए कांग्रेस के 37वें एनुअल सेशन में बिस्मिल और उनके साथियों ने गांधी जी का विरोध किया। साथ ही मोतीलाल नेहरू और अन्य लीडर्स ने भी आंदोलन वापस लेने पर विरोध व्यक्त किया। यहां आईएनसी 3 भागों में बंट गया। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी जैसे लीडर्स जो कि गांधी जी के साथ खड़े थे आंदोलन वापस लेने के फेवर में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के लीडरशिप में स्वराज पार्टी बनाई गई। इसी खेमे में सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिन्होंने आगे चलकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। गांधी जी के कहने पर स्वराज पार्टी ने कांग्रेस का नाम नहीं छोड़ा, पर इनके काम करने का तरीका अलग हो गया। बिस्मिल के लीडरशिप में बनी बागियों की पार्टी, रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जिसका आगे चलकर नाम पड़ता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। साल भर के अंदर सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जिसका प्राइमरी गोल था सार्वजनिक मताधिकार और सोशल वैल्यूज का समर्थन, ताकि किसी भी तरह के शोषण को रोका जा सके। HRA के लीडर्स सिर्फ उत्तेजित क्रांतिकारी नहीं थे, ये पॉलिटिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री की गहरी समझ रखते थे। साथ ही ये बेहतरीन पब्लिक स्पीकर और राइटर्स भी थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स या फिर जोश का होना काफ़ी नहीं था। HRA के जितने भी मेंबर्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करते करते वो भारी कर्जे में चले गए थे। कई लोगों ने अपनी संपत्ति बेच दी थी HRA के ऑफिसेस चलाने के लिए। फंड्स रेज करने के लिए बिस्मिल और उनके साथियों ने कई सारी कोशिशें करी, पर कहीं से कुछ खास इंतजाम नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे इनके सारे पैसे खत्म होने लग गए। कई ऑफिसेस बंद हो गए। कई युवा जो नौकरी और पढ़ाई छोड़कर क्रांतिकारी बनने आए थे, मजबूरी में वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगे। लोगों के सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन था, आज़ादी या अपने परिवार के लिए रोटी। पैसों की तंगी से क्रांतिकारियों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अक्सर फटे हुए कुर्ते और धोतियां पहनकर किसी तरह HRA का काम आगे बढ़ रहा था। पर बिस्मिल और उनके साथी हर मुमकिन कोशिश में लगे थे कि कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए। इसी बीच एक बार बिस्मिल अपने साथियों से मिलने ट्रेन से शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हर स्टेशन पर पुलिस आती और ट्रेन गार्ड को एक थैला सौंप देती। बिस्मिल गार्ड के कैबिन के बिल्कुल बगल वाले डिब्बे में थे।
वो बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। हर स्टेशन पर गार्ड उस थैली को एक मेटल के बॉक्स में रखता जाता। एक्चुअली ये टैक्स कलेक्शन था जो कि सारे स्टेशन से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भेजा जा रहा था। बिस्मिल को लगा था कि जब ये संदूक अपने आखिरी स्टेशन यानी लखनऊ पहुंचेगा तो ये मजबूत ताले और चेन से बंधा होगा। लेकिन जब वो लखनऊ स्टेशन पर उतरते हैं तो उन्होंने देखा कि उस पर ना कोई ताला था और ना ही कोई चेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि उसे पूरा भरोसा था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वापस जाकर बिस्मिल ने चंद्रशेखर आजाद और बाकी साथियों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया और एचआरए को आर्थिक तंगियों से बाहर निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने को लूटने का प्लान बनाया। शुरू में कुछ लोगों ने मना किया पर फिर फाइनली सब मान गए। फिर प्लानिंग शुरू हो गई, एक ऐसे लूट की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को शर्मसार करने वाली थी, क्योंकि ये एक खुली चुनौती की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के गालों पर थप्पड़ की तरह होता। एक्सपेक्टेड ये था कि लखनऊ पहुंचते पहुंचते लगभग 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, पर लखनऊ जैसे बड़े स्टेशन पर डकैती करना खतरे से खाली नहीं होता, ना ही एचआरए के मेंबर्स के लिए बल्कि नॉर्मल सिविलियंस के लिए भी। तो फाइनली ये तय हुआ कि डकैती को अंजाम किसी स्टेशन पर ना देकर लखनऊ और काकोरी के बीच एक सुनसान जगह पर अंजाम दिया जाएगा, जो कि लखनऊ स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की लूट हो सके और जब तक पुलिस को पता चले तब तक सब आराम से फरार हो जाते। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली नंबर 8 ट्रेन को टारगेट बनाया गया। 10 लोग फाइनल किए गए। बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमाथ नाथ गुप्ता, मुकुंद लाल, मुरारी लाल गुप्ता और बनवारी लाल। ये भी तय हुआ कि जो लोग हथियार चलाना जानते थे वो गार्ड के केबिन के पास खड़े रहेंगे। वो अल्टरनेटिवली हवाई फायरिंग करते रहेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि ट्रेन चारों तरफ से किसी फौज से घिरी हुई है और कोई उस तरफ आने की हिम्मत ना करे। गन्स और बाकी के रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए गए एंड अब एक फुल प्रूफ प्लान रेडी था। 9 अगस्त 1925 सब लोग शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सभी अलग अलग डायरेक्शन से आए, बिना एक दूसरे की तरफ देखे, जैसे तय हुआ था। अलग अलग कंपार्टमेंट्स में सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। वैसे एक बात आपको बता दूं कि तब कोई फ़ोन या वॉकी टॉकी नहीं था जिससे कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। जो प्लान था या तो सब उसके अकॉर्डिंग चलते या फिर किसी एक की गलती पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती थी। चैन खींचने की जिम्मेदारी राजेंद्र लाहिरी को दी गई थी। बिल्कुल सही समय पर उन्होंने चैन खींच दी। एज पर प्लान ट्रेन में अनाउंसमेंट शुरू कर दी गई। शांत रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ सरकार से वही वापस लेने आए हैं जो हमारा हक है। अगर तुम अपनी जगह शांत बैठे रहे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अशफाक, लाहिरी और बिस्मिल गार्ड रूम में घुस गए। हाथ ऊपर, हमारे साथ सहयोग करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुरंत हमें संदूक दे दो। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान संदूक तोड़ने में लगे थे, पर तभी कोई पीछे के डिब्बे से उतरकर आगे की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मनमाथ नाथ ने उस पर गोली चला दी। ये एक सिविलियन था, अहमद अली। ट्रेन को कुछ देर रुका देख वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए वुमेन कंपार्टमेंट की तरफ आ रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कंपार्टमेंट में पहले से ही कई ब्रिटिश पुलिस वाले और मिलिट्री के लोग थे, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ताला टूटा और एज पर प्लान पैसों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया ताकि किसी एक के पकड़े जाने पर बाकी के पैसे सेफ रहें। ये सब कुछ आधे घंटे में हो गया था। तुरंत सभी लोग अलग अलग रूट से अपने अपने घर के लिए निकल गए। वापस जाकर अपनी नॉर्मल लाइफ में घुल मिल गए ताकि कहीं किसी को डाउट ना हो। कई सारे मीडिया आर्टिकल्स इस डाके को एक छोटी मोटी लुटेरी गैंग की जगह एक नई क्रांति के रूप में देखने लग गई। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी इस इवेंट के बारे में लिख रहे थे और लोग एचआरए के साथ जुड़ने लगे। एचआरए के मैगजीन्स और मैसेजेस
तेजी से लोगों के बीच फैलने लगे। पहले जो एचआरए के मेंबर्स को डर था कि कहीं ये डाका देश में और अपराध को बढ़ावा ना दे दे, वो अब पूरी तरह मिट गया था। यंगस्टर्स एकजुट होने लगे। लूट के तुरंत बाद ब्रिटिश पुलिस एक्टिव हो गई। उनके लिए यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा अपमान था। साथ में ये डर भी था कि अगर ये एक बार हो चुका है तो देश के अलग अलग भाग में और भी हो सकता है। पुलिस सभी डाउटफुल लोगों पर नजर रखने लगी, पर एक गड़बड़ हो गई थी। अहमद अली की मौत के बाद हुई अफरा तफरी में एक बेडशीट वहीं ट्रैक पर रह गया था। सर, ये शॉल उनमें से एक का हो सकता है जिन्होंने गाड़ी को लूटा है, और इस पे एक धोबी का निशान भी है। You mean it's a laundry mark? जी। Show me. उस बेडशीट पर शाहजहांपुर के एक धोबी का स्टैंप था। पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किया। एक एक करके 40 एचआरए के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया, पर अब भी सब कॉन्फिडेंट थे कि ये साबित नहीं कर पाएंगे कि डाका किसने डाला है। ट्रायल शुरू हुआ। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया एविडेंस की कमी की वजह से, पर सजा से बचने और कुछ पैसों के लालच में आकर एक टीम मेंबर बनवारी लाल ने गवर्नमेंट अप्रूवर बनने का फैसला किया और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। देश भर से एचआरए के मेंबर्स के लिए समर्थन आ रहे थे। पूरे देश की नजर इस मुकदमे पर थी और कई बड़े नेता खुलकर एचआरए के समर्थन में आ गए। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के बड़े नेताओं ने एचआरए के फेवर में आवाज उठाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इरादे फिक्स थे, एचआरए को जड़ से खत्म करना, ताकि दोबारा कोई इतने तीखे तरीके से आवाज ना उठा सके। 22 अगस्त 1927 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी और अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी, गोविंद चरणकर, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड मुकुंदी लाल को काला पानी की सजा मिली। मनमात नाथ गुप्ता, जिन्होंने अहमद अली को गोली मारी थी, उन्हें 14 साल की जेल हुई। इस एक इवेंट ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। लोगों के मन से ब्रिटिश गवर्नमेंट का डर मिट गया। इसी को आगे ले जाते हुए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कई धमाके किए। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस से हुई गन फाइट के दौरान खुद को गोली मार ली। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, जिसकी कहानी आपसे छूटी नहीं है। ये सारे क्रांतिकारी अपने 20s में ही थे जब इन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, इतने बड़े बड़े खतरे लिए। इस वीडियो को बनाने का बस एक सिंपल सा मकसद है। एचआरए कोई एलाइट लोगों का संगठन नहीं था। ये सब लोग बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आते थे। इनके पास ना तो एजुकेशन के कोई साधन थे, ना ही कोई दूसरे रिसोर्स, पर इनके पास एक गोल था। इन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों को, फिलोसफर्स को, धार्मिक पुस्तकों को खूब पढ़ा, खुद भी पढ़ा और दूसरों तक भी पहुंचाया। एक गोल था भारत को आज़ाद बनाने का। एक गोल था भारत में ऊंच नीच को खत्म करने का। एक गोल था सबके लिए एक बेहतर कल बनाने का। कुछ यंगस्टर्स ने मिलकर इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया। मुझे शब्दों की शक्ति पर हमेशा विश्वास रहा है, क्योंकि ये एक सामाजिक क्रांति लाने की ताकत रखती है। जब मैंने इन घटनाओं के बारे में जाना तो मैंने लिखना शुरू किया, ब्रिटिश जुल्म और संघर्ष के बारे में। मैं राइटिंग और पब्लिकेशन के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचाने लगा। जो लोग अपनी सुविधाओं भरी ज़िंदगी से सब कुछ देखते हैं, उनके लिए क्रांतिकारी सिर्फ वीर गाथाओं, अमर नारेबाजी और शानदार जुलूसों तक सीमित होते हैं जो दुनिया को हिला देते हैं। तुम्हें कई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि कैसे युद्ध जीते गए और कैसे समझौते किए गए। तुम्हारे इतिहास की किताब में तारीख लिखी होगी जिसे यादगार बनाई जाएगी, लेकिन एक कम रोशन और दुख भरी कहानी भी है जो हीरोइज्म के पीछे छुप जाती है। एक ऐसी संघर्षमयी ज़िंदगी जो अखबारों और इतिहास की कहानियों में जगह नहीं बना पाती। हर एक इंसान जो पोस्टर्स, कैलेंडर्स या किताबों में अपनी जगह बना लेता है, उससे कहीं ज़्यादा वो हज़ारों अनसंग हीरोज़ होते हैं जो दिन रात बिना किसी प्रसिद्धि के काम करते हैं। जब हम किसी वीर योद्धा की कहानी पढ़ते हैं तो लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और हर चीज़ पहले से तय होती है।
अक्सर हम हीरोज़ को एक मजबूत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में देखते हैं, जैसे वो कभी ना हारने वाले लड़ाके हैं। हम उन्हें सिर्फ भाषण देते, जंग लड़ते या किसी क्रांति की आग को भड़काते देखते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो भी इंसान हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और उनकी भी कमजोरियां होती हैं। हर हीरो एक सफ़र तय करता है, हार और जीत का, गलतियों और सीख का। जो भी देश के लिए लड़ता है उसे तुरंत एक ऊंची जगह पर रख दिया जाता है, उसे एक देवता बना दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीरों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम समझें कि हर हीरो भी एक इंसान ही होता है, जो डर भी सकता है, जो गलतियां भी कर सकता है। अगर कभी आपने कोई सपना देखा है, उसे पूरा करने की प्लानिंग की है या अपने विचारों को एक दिशा में ले जाने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये ना तो इस वजह से होता है कि प्लानिंग या टीम कमज़ोर थी, और ना ही इस वजह से कि हमने सिचुएशन के बारे में गहराई से नहीं सोचा, बल्कि ये सिर्फ ज़िंदगी की फितरत है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस बात पर परेशान होने की जगह कि क्या गलत हो रहा है, ये देखें कि अभी भी क्या सही किया जा सकता है। हम आम लोग बहुत आसानी से किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हम बस एक जज्बाती जोश के साथ किसी भी आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, बिना सोचे समझे। लेकिन क्रांति उठाना कोई बहुत बड़ा या असंभव काम नहीं होता। दुनिया की राजनीतिक इतिहास ने हमें लेनिन और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर दिए हैं, जो साधारण परिस्थितियों से उठकर अपनी सूझबूझ और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास की धारा बदलने में सफल रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे देश के युवा शिक्षा का महत्व समझें और उसकी असली कीमत को पहचानें। मैं यहाँ डिग्री की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक गहरी सूझबूझ की, एक कैलकुलेटिव ब्रेन की और दुनिया के डिफरेंट फिलॉसफीज़ को समझने की क्षमता की बात कर रहा हूँ। मैं इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे जीवन में ऐसी पुस्तकें और लिटरेचर्स पढ़ने का मौका मिला, और यही वजह है कि मैं आज ये सब लिख रहा हूँ। अगर मेरे अनुभव और विचारों के माध्यम से मैं एक छोटी सी झलक भी ज्ञान की प्रकट कर सकूँ, तो मुझे आशा है कि मैं इस एजुकेशन की संस्कृति को अगले पीढ़ी तक पहुँचाने में मदद कर सकूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये जर्नी सिर्फ भारत की आज़ादी तक सीमित रहे। मुझे ऐसे रास्ते तय करने हैं जिससे हमारा देश तरक्की करता रहे, समृद्ध हो। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा, रोजगार, उन्नति और भाईचारा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि देश के हर कोने तक पहुँचे। मैं तुम सभी से एक निवेदन करता हूँ, सीखो और एक दूसरे को सिखाओ। सिर्फ स्कूल और कॉलेज की किताबी पढ़ाई तक सीमित मत रहो। अपनी सोच को इतना व्यापक बनाओ कि अलग अलग विचारधाराएं एक साथ मिलकर जी सकें। जय हिंद, जय भारत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के का दिल बड़ी मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी
जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं और आसमान। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां। जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं और आसमां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और मिलना बाजुए कातिल में है। देख ले आसमां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर